क्या आपने कभी सोचा है कि ओशन फ्लोर का एरिया क्या फिक्स्ड है या घटते बढ़ते रहता है? आप ये सोच सकते हैं कि ओशन फ्लोर के एरिया से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओशन फ्लोर की जानकारी से हम ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसे आपदा को टाल सकते हैं। और तो और ओशन फ्लोर के मूव करने से कॉन्टिनेंट पे माउंटेन्स बन जाते हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या सी फ्लोर फिक्स्ड है या फिर वो घट या बढ़ रहा है। 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि ओशन का फ्लोर फिक्स्ड है और ये घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को यूज करते हुए हेस ने 1961 में अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के सिद्धांत को दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सी फ्लोर स्प्रेड होता है, ना कि फिक्स्ड है। और उन्होंने अपने इस थ्योरी के लिए बहुत सारे एविडेंसेस को भी दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये थ्योरी और कौन से एविडेंसेस के बेस पे इस थ्योरी को दिया गया था। हेस ने कहा था कि लिथोस्फीयर के अंदर एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट साइकिल के कारण ओशियानिक क्रस्ट टूट जाते हैं और टूटने के कारण सी फ्लोर का स्प्रेडिंग होता है। आइए जानते हैं कैसे। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बारे में मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले वीडियो में लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट साइकिल्स के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। आप प्लीज उस वीडियो को देख लें अगर आपको लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में प्रॉब्लम है समझने में, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ बटन में दे रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है लिथोस्फीयर जो कि ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल से बना है। और ये है मेरा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ओशियन का क्रस्ट है तो यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाते हैं, और ऊपर नहीं जाने के कारण ये इधर बाहर की ओर स्प्रेड आउट कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे धीरे धीरे मेल्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ऊपर है और ये यहाँ पे थोड़ा सा ओशियन के क्रस्ट को मेल्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्शन करंट है वो वेरी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसीलिए ओशियन करंट को थोड़ा सा मेल्ट कर दिए। दूसरा, ये कन्वेक्शन करंट्स बाहर की ओर भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इस कारण यहाँ पे जो ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ पे ये इधर की ओर पुल होता है और यहाँ पे ये ओशियानिक क्रस्ट इधर की ओर पुल होता है, जिसके कारण ओशियानिक क्रस्ट में दोनों साइड से पुलिंग फोर्स लगता है। अगले स्टेज में यही कन्वेक्शन करंट थोड़ा सा और मेल्टिंग करते हैं और ये सारा पोर्शन जो ओशियानिक क्रस्ट का है ये मेल्ट कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट का जो एरिया है वो ओशियानिक क्रस्ट जो ये है वो पतला हो गया है हमारा, क्योंकि मेल्टिंग हो रहा है। और तो और क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट बाहर की ओर स्प्रेड आउट भी हो जाते हैं ऊपर जाने के अलावा, इसीलिए वो इस पार्ट को बाहर की ओर वो पुल भी करते हैं, और इसी पुलिंग के कारण और ज्यादा प्रेशर पड़ता है ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर। अगले स्टेज में ये कन्वेक्शन करंट और भी लेयर को मेल्ट कर देते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट आप देखेंगे कि अपने जगह को छोड़कर ये इधर की ओर चले गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अब आप इसे देखें, कन्वेक्शन करंट जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे जो ओशियानिक क्रस्ट है ये पुल आउट हो गया इधर की ओर, इसीलिए ये जो मैग्मा है वो इस पोर्शन में पिछले एज को ज्वाइन कर लेता है, और इसी तरह ये नया ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण करता है। तो ओशियानिक क्रस्ट बाहर की ओर पुल आउट होते हैं, और ये जो एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकला, यही मैग्मा इसके पिछले पोर्शन में अटैच होकर नया ओशियानिक क्रस्ट बनता है। और तो और ये एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा है, कुछ पोर्शन मैग्मा ये बाहर की ओर भी निकल जाते हैं, और यहाँ पे ये वोल्केनोस का रूप ले लेते हैं, और वोल्केनोस ठंडा होने के बाद रिजेस का निर्माण करते हैं, जो कि ओशन के अंदर और कभी कभी ओशन के सतह के ऊपर भी हमें दिखता है। और इसी के कारण ओशन में वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स और सुनामीज आ जाते हैं। और तो और यही कन्वेक्शन करंट बाहर की ओर भी स्प्रेड आउट होते हैं और ओशियानिक क्रस्ट को
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओर पुश करते हैं, जिसके कारण ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जाकर यहां पर टकरा जाता है। इस स्टेज में क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा चुका है और ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा हैवी है, इसीलिए ओशियानिक क्रस्ट जब इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है तो ये नीचे की ओर दब जाता है और ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसे हम ट्रेंच कहते हैं। और इसी ट्रेंच के पास ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है और यहाँ पे ट्रेंच के पास अर्थक्वेक्स और सुनामीज आते हैं, लेकिन वोल्केनोज यहाँ नहीं पाया जाता है। इसे हम सबडक्शन जोन भी कहते हैं, जिस एरिया में ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है और नीचे आने के बाद ये ओशियानिक क्रस्ट एस्थेनोस्फेयर का पार्ट बन जाते हैं। अपने इस थ्योरी को साबित करने के लिए हेस ने भी बहुत सारे एविडेंसेस दिए। पहला एविडेंस उन्होंने मिड ओशियानिक रीजेस से रिलेटेड दिया। उन्होंने ये कहा कि ओशन के बीचों बीच, जैसे कि अटलांटिक ओशन में हम ये पाते हैं कि ओशन में रीजेस पाए जाते हैं। रीजेस क्या है? एक एलिवेटेड पोर्शन है जहां पे ये जो मैग्मा यहां से निकलता है वो यहाँ पे जम जाता है। और अगर हम पूरे ओशन की बात करें तो यही रीजेस यहां से यहां तक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ओशन सरफेस के नीचे होते हैं। यही रीजेस जब ओशन सरफेस के सतह के ऊपर आ जाते हैं तो हम इन्हें वोल्केनिक आइलैंड्स का नाम देते हैं। दूसरा एविडेंस उन्होंने अर्थक्वेक से रिलेटेड दिया। उन्होंने कहा कि मिड ओशियानिक रीजेस के पास जो अर्थक्वेक पाए जाते हैं उनका डेप्थ जो ट्रेंच के पास अर्थक्वेक पाए जाते हैं उनसे काफी ज्यादा कम है, यानी कि ये शैलो अर्थक्वेक्स हैं और ये डीप अर्थक्वेक हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रस्ट का कोलिजन हो रहा है वो अर्थ के काफी नीचे है और यहाँ पे जो क्रस्ट टियर अपार्ट या टूट रहे हैं वो अर्थ से काफी नजदीक में हो रहा है, जो कि सही पाया गया। तीसरा एविडेंस उन्होंने ये दिया कि अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रॉक्स का एज निकालें और ओशियानिक क्रस्ट के रॉक्स का एज निकालें तो यहाँ के रॉक्स का एज काफी कम है और यहाँ के रॉक्स का एज काफी ज्यादा है, यानी कि ओशियानिक क्रस्ट नया नया बना है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पहले से बना हुआ है। इससे हम ये साबित करते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट का यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्रिएशन बहुत पहले हो चुका था और यहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है। चौथा एविडेंस उन्होंने मिड ओशियानिक रीजेस के दोनों ओर जो रॉक्स पाए जाते हैं उससे रिलेटेड दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर ये हमारा मिड ओशियानिक रिज है तो अगर हम रॉक्स के एज को कैलकुलेट करें तो मिड ओशियानिक रिज के दोनों साइड के जो रॉक्स हैं समान दूरी पे उनका एज, उनका बनावट और उनका समय बनने का तीनों समान है। यानी कि अगर हम यहाँ और यहाँ का देखें तो ये रॉक का एज और कंपोजिशन और समय दोनों सेम है। उसी तरीके से इस रॉक का और इस रॉक का एज, कंपोजिशन और समय बनने का सेम है। इस रॉक और इस रॉक का सेम है, इस रॉक और इस रॉक का सेम है और इस रॉक और इस रॉक का सेम है। एक और चीज पाया गया कि जैसे जैसे हम मिड ओशियानिक रीजेस से दूर जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इस साइड भी जा रहे हैं तो रॉक्स का एज, यहाँ पे पुराने रॉक्स हैं और यहाँ पे न्यू रॉक्स पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रॉक्स पहले यहाँ पे बने थे और फिर धीरे धीरे यही रॉक्स दूर की ओर चले गए। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये उजला वाले रॉक्स पहले यहाँ पर बने थे, फिर समय के साथ वो इधर की ओर बढ़ने लगे और अब ये रॉक्स यहाँ और यहाँ पाए जाते हैं और अब इनका एज बढ़कर ये ओल्ड बन गए और यहाँ पे न्यू रॉक्स आ गए। फिर ये रॉक इधर और इधर की ओर मूव किए तो आज ये रॉक, ये वाले रॉक और ये वाले रॉक बनाए। तो ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक होगा, ये उम्र इस रॉक का थोड़ा सा इनसे कम होगा और ये सबसे यंगेस्ट रॉक होगा। इससे हम ये साबित करते हैं कि रॉक्स यहाँ पर बने थे और बनने के बाद वो बाहर की ओर फैलने लगे हैं। पांचवा एविडेंस उन्होंने सेडिमेंट की गहराई को नापकर दिया था।
उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम मिड ओशियानिक रीच से दूर जाते जाते हैं, यहाँ पर सेडिमेंट का डेप्थ बढ़ता चला जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे अगर हम मिड ओशियानिक रीच से बाहर चले गए तो यहाँ पे सेडिमेंट का डेप्थ इतना है, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे यहाँ पे इसका डेप्थ इतना कम है और यहाँ पे सेडिमेंट का डेप्थ इतना कम है। उसी तरीके से अगर हम इधर भी गए तो सेडिमेंट का डेप्थ देखिए घटता चला जा रहा है जैसे जैसे हम मिड ओशियानिक रीच में के नजदीक आ रहे हैं। तो जिस प्रकार एक बंद कमरे में जितना दिन तक वो कमरा बंद रहेगा उतना ज्यादा उस कमरे में धूल रहता है, उसी प्रकार जहां सेडिमेंट्स ज्यादा है वो ओल्ड और माना जाता है और जहां सेडिमेंट्स कम है वो न्यू माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट को डिपॉजिट करने में टाइम लगता है। इस तरह उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जैसे जैसे हम मिड ओशियानिक रीच से बाहर की ओर जा रहे हैं वो ओल्ड है और हम जैसे जैसे मिड ओशियानिक रीच के नजदीक है वो न्यू ओशियानिक क्रस्ट है। तो इन सभी एविडेंस के दम पे उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। तो ये था मेरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का यूज करके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का सिद्धांत भी दिया गया, जिसने हमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन, मूवमेंट और उनके टकराने से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वोल्केनोस, अर्थक्वेक, सुनामी आते हैं, उनकी सटीक जानकारी हमें दिया है। तो ये था दोस्तों हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।